अब बुक का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। मोनू हैड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। पहला, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। आपने देखा होगा अब तक सभी क्वेश्चन में यही आया है। अकाउंटिंग इक्वेशन में आपको पहली स्टेटमेंट लगभग यही मिलेगी। हाँ, ऐसा हो सकता है कि कैश के साथ साथ और भी कोई चीज पार्टनर बिजनेस में ले आए, अभी आगे के क्वेश्चन में आएगा। तो इसकी वजह से कैश बढ़ जाएगा और कैपिटल बढ़ जाएगा। जो पिछले कई क्वेश्चन, 5 का क्वेश्चन कर रहे हैं तो, और आपने होमवर्क भी 3 क्वेश्चन कर लिए हैं, तो ये एक तरह से 8वां क्वेश्चन है जिसमें सेम चीज चल रही है। डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक। बैंक में पैसे जमा किए। जब बैंक में पैसे जमा करोगे तो बैंक में पैसे आ जाएंगे और आपके पास से कैश चला जाएगा और बैंक हमारा एसेट होता है। अब न्यू इक्वेशन बनाई जाएगी। Next, bought machine by raising a bank loan. And purchased machinery by raising loan. क्या मतलब हुआ इसका? मैंने मशीनरी खरीदी, मेरे पास मशीनरी आ जाएगी और ये मशीनरी मैंने लोन लेके खरीदी, पैसे नहीं दिए, लोन लेके खरीदी। तो लोन जो लिया है वो लोन में, यानी लोन वालों ने सीधा अमाउंट पेमेंट जो है बैंक को कर दी, वो मशीनरी वालों को कर दी होगी। तो ये लोन मेरे लिए लायबिलिटी हो गया, लायबिलिटी में आ जाएगा लोन। कितने की मशीनरी खरीदी है? 50,000। ऐसा भी हो सकता था कि मैं मशीनरी 50 की खरीद रहा हूँ, 10 अपने आप अपनी पॉकेट से दे दो और 40,000 का लोन ले लूं, तो 10,000 यहाँ माइनस हो जाता और 40,000 यहाँ ऐड। स्टेटमेंट समझनी है, उसी के हिसाब से रिएक्ट करना है। न्यू इक्वेशन 40, 60 और 50, 1 लाख और 50। उसके बाद लिखा है बॉट गुड्स फॉर कैश एंड ऑन क्रेडिट। बॉट या परचेज्ड गुड्स फॉर कैश एंड क्रेडिट। इस तरह की ट्रांजेक्शन में जहां पर दो अमाउंट्स होती है, मैंने बच्चों को कंफ्यूज होते हुए देखा है, तो मैं आपसे सजेस्ट करता हूं कि एक एक करके सॉल्व करें। पहले हम कैश की बात करते हैं। हमने गुड्स खरीदे हैं कैश में, तो हमारे पास स्टॉक आ जाएगा। सिर्फ कैश की बात कर रहे हैं, 20,000 का स्टॉक आ जाएगा और 20,000 कैश में से चला जाएगा। फिर हमने इसी स्टेटमेंट बताया कि क्रेडिट में भी खरीदे हैं 40,000 के, तो 40,000 का स्टॉक आ जाएगा और 40,000 की हमने उदाहरण सामान खरीदा है, गुड्स खरीदे हैं, तो क्रेडिटर्स आ जाएंगे। आप यहाँ पे डायरेक्टली 60 भी ले सकते हो और एक जिसको जैसा कंफर्टेबल लगे वो वैसे सॉल्व कर सकता है। ये सबकी अपनी अपनी चॉइस है। उसके बाद न्यू इक्वेशन बनाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, सोल्ड गुड्स फॉर कैश टू अमित। हमने अमित को कैश में सामान बेचा। सोल्ड गुड्स फॉर कैश। अब अमित यहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं है, हमने कैश में सामान बेचा है, अच्छा नहीं, सॉरी मेरी स्टेटमेंट गलत है।
जो हमने कैश में सामान खरीदा था, मैंने बहुत ध्यान से स्टेटमेंट नहीं पढ़ी, गुड्स बॉट फॉर कैश, जो हमने कैश में खरीदा था, यानी ये 20,000 वाला, वो हमने अमित को बेच दिया। अब नाम दिया, क्या बताया था, ये कैसे कितना, जब नाम दिया हो और ये ना बताया हो कि कैश में बेचा या क्रेडिट में बेचा, तो क्रेडिट में बेचा होता है, तो ये उधार में बेचा है। हमारे पास से स्टॉक चला जाएगा 20,000 का, और कैश नहीं आएगा क्योंकि अमित को बेचा है उधार में, तो यहां पर एक अलग एसेट आ जाएगा प्लस डेटर्स। जब खरीदते हैं तो क्रेडिटर आता है लायबिलिटी में, जब बेचते हैं तो डेटर आता है एसेट में 25,000 का, और 20,000 का स्टॉक मैंने 25 में बेच दिया, तो मुझे 1,000 का प्रॉफिट हो गया। अब मेरे पास एक जगह खत्म हो रही है, तो न्यू इक्वेशन में ऊपर बना लेता हूं। ट्वेंटी 60 50 40 25 1,01,000। ये सॉरी 5,000 का प्रॉफिट हुआ ना, सॉरी प्रॉफिट 5,000 का हो रहा है। 50 40,000। अभी नीचे वाला मैं सारा मिटा देता हूं, इसका हमारे पास कोई रोल नहीं है। नेक्स्ट स्टेटमेंट, अमित रिटर्न गुड्स, जो अमित को सामान बेचा था, उसने उसमें से सामान वापस कर दिया 1,000 का। तो अमित से मुझे 25,000 लेने थे, लेकिन क्योंकि उसने 1,000 का सामान वापस कर दिया है, 5,000 का सामान वापस कर दिया है, तो 5,000 इसमें से माइनस हो जाएंगे। क्या स्टॉक में 5,000 ऐड होंगे? नहीं। हमने जो 25,000 का स्टॉक उसे जो दिया था, वो एक्चुअल में 25,000 का नहीं था, वो 20,000 का था। 25,000 की प्राइस कॉस्ट, 25,000 की कॉस्ट 20,000 थी, तो ₹1 वाले गुड्स की कॉस्ट क्या होगी? 20,000 अपॉन 25,000। और 5,000 वाले गुड्स की कॉस्ट क्या होगी? इसे सॉल्व करो, 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, 5 से कटा 5, यह आया 4,000। तो हमने 4,000 वाले गुड्स उसे 5,000 में दिए होंगे, तो हमारे पास जो स्टॉक वापस आएगा वो 4,000 का आएगा। और क्योंकि हमने इसका प्रॉफिट जब सामान बेचा था तब कैपिटल में ऐड कर दिया था, तो इस प्रॉफिट, जो ये प्रॉफिट अब नहीं हो रहा है, जो सामान वापस आ गया 1,000 का, ये हम कैपिटल में से हटा देंगे क्योंकि ये सामान वापस आ चुका है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसे एक बार सिर्फ समझो। हमने डेटर्स को से अब तक आ रहा था, डेटर्स को सामान बेच रहे हैं, जब हम वही सामान वापस आएगा तो उसके हर एक इफेक्ट को उल्टा करना पड़ेगा। हमें प्राइस जो है वो माइनस करनी पड़ेगी, स्टॉक में कॉस्ट ऐड होगी। क्वेश्चन में कॉस्ट दे रखी हो तो अच्छी बात है, नहीं दे रखी हो तो हमें पता करना पड़ेगा कि 25,000 की कॉस्ट थी 20,000, तो 5,000 की कितनी होगी, क्योंकि जो हमने अमित को सामान बेचा था, मेरे पास ट्रांजेक्शन नहीं दिख रही, आपकी कॉपी में होगी, 20,000 वाला 25,000 में बेचा था, तो 25,000 वाला अगर 20,000 का था तो 5,000 वाला कितने का होगा, ये ऐसे निकाला जाएगा। और उसका जो प्रॉफिट हमने ऑलरेडी कैपिटल में जोड़ दिया था, वो अब हम कैपिटल में से माइनस कर देंगे। न्यू इक्वेशन बनाओ, 20,000 60,000 50,000 44,000 20,000 1,04,000
50,000 and 40,000. Next, Amit settled his account by paying. अमित सेटल्ड हिज अकाउंट, अमित ने अपना अकाउंट सेटल कर दिया, यानी अमित ने अपने सारे पैसे दे दिए, 19,500 पे कर दिए। अमित कौन था? डेटर था। अमित से पैसे आ रहे हैं, हमारे पास कैश बढ़ जाएगा 19,500, और इतनी ही अमाउंट अमित के अकाउंट में से हटा दी जाएगी कि अब इससे इतने पैसे नहीं आएंगे। लेकिन इसमें एक वर्ड है सेटल्ड। सेटल्ड का मतलब ये है कि बाकी बचे पैसे भी अमित हमें नहीं देगा। एक तरह से हमने अमित को जल्दी पेमेंट देने के लिए डिस्काउंट दे दिया है। तो अमित में से तो पूरे 20,000 माइनस होने चाहिए, यानी 500 और माइनस होंगे। और ये जो हमने अमित को डिस्काउंट दिया है, अमित से कहा है कि भाई आप हमें 500 रुपए मत दो, तो ये 500 रुपए फर्म के लिए, बिजनेस के लिए नुकसान हो गया है, और क्योंकि ये नुकसान हुआ है तो ये कैपिटल में से माइनस हो जाएगा। एक बार फिर समझो, अमित से मुझे 20,000 देने थे, अमित ने 19,500 देके अपना अकाउंट सेटल कर दिया। सेटल का मतलब वो अब इसके बाद पैसे नहीं देगा। लेकिन अमित से तो मुझे 20,000 लेने थे, और क्योंकि मुझे अमित से 20,000 लेने थे तो अमित डेटर्स जीरो हो जाने चाहिए, यानी अमित को कुछ नहीं बचना चाहिए। तो हमने तो 19,500 ही माइनस किया था, तो हम 500 और माइनस कर देंगे, और ये जो 500 हमने एक्स्ट्रा माइनस किया है, ये डिस्काउंट हुआ जो कैपिटल में से माइनस हो जाएगा। क्यों माइनस हो जाएगा? क्योंकि ये हमारे लिए नुकसान हुआ, एक्सपेंस है ये बिजनेस का डिस्काउंट। न्यू इक्वेशन 39,500, 60,000, 50,000, 44,000। इसे नहीं लिखोगे, आप जीरो भी लिख सकते हो, लेकिन सही चीज ये है कि आप उसे ना लिखो, क्योंकि ऐसे तो हमारे पास सब फर्नीचर भी नहीं है तो हम जबरदस्ती फर्नीचर लिखकर जीरो लिखते हैं। जो चीज नहीं है वो उसकी अमाउंट नहीं लिखी जाएगी। जीरो लिख दोगे तो गलत नहीं है, लेकिन लॉजिकल यही है कि जो चीज नहीं है, हर चीज सही गलत नहीं होती है। और वैसे भी मैंने बताया रियल लाइफ में ये होता ही नहीं, किया ही नहीं जाता है। ये तो सिर्फ हम आपको कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं कि किस ट्रांजेक्शन से क्या चीज बढ़ती है और क्या चीज कम होती है। Paid installment of bank loan 20,000 and interest by check. Paid installment of loan and interest by check. चेक से पे करने का मतलब हमने पेमेंट बैंक से करी है। हमने 20,000 का बैंक लोन और 2,000 का इंटरेस्ट, 22,000 पे करे हैं। अब इसमें एक वर्ड आ रहा है इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट पे करिए, इसका क्या मतलब है? इंस्टॉलमेंट पे करने का मतलब मैंने अपना इतना बैंक लोन पूरा कर दिया। इंटरेस्ट उससे एक्स्ट्रा पेमेंट होती है, लोन से एक्स्ट्रा। तो 20,000 का लोन कम हो जाएगा क्योंकि वो मैंने पे कर दिया। अब 2,000 का जो मैंने इंटरेस्ट पे करा एक्स्ट्रा, वो बिजनेस के लिए एक्सपेंस हुआ, नुकसान हुआ, इसलिए वो कैपिटल में से माइनस हो जाएगा। फिर समझ लो एक बार, मैंने बैंक को 22,000 दिए, इसलिए बैंक 22,000 का हो जाएगा। किस बात के लिए? मैंने कहा 20,000 तो आप लोन के वापस ले लो, जिसे वो इंस्टॉलमेंट कह रहे हैं, इसलिए मैंने लोन कम कर दिया। और 2,000 आप इंटरेस्ट के ले लो। इंटरेस्ट की वजह से लोन कम नहीं होगा, जितना इंटरेस्ट है वो आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, उसकी वजह से लोन में कोई चेंज नहीं आता। हाँ, अगर ये आप इंटरेस्ट नहीं पे करते तो आपका लोन बढ़ जाता। अगर ये इंटरेस्ट आप मना कर देते अभी पे करने को कि मैं बाद में पे करूंगा, तो ये 2,000 रुपीज लोन में ऐड हो जाते, क्योंकि ये पैसा बैंक आपसे बाद में लेगा लोन के साथ। पे कर दिया है तो उसका लोन से कोई मतलब नहीं। अब ये इक्वेशन बनाओ। अब मैं बार बार बेटा कह रहा हूं कैलकुलेशन खुद करो, अवॉइड कॉपिंग कैलकुलेशन फ्रॉम माय साइड। और इससे एक और फायदा होगा, हो सकता है जल्दबाजी में मेरे से कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए, आप भी चेक कर पाएंगे। अब लास्ट ट्रांजेक्शन बच रही है, चार्ज 10% डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, ये वर्ड पहली बार आया है।
डेप्रिसिएशन का मतलब होता है किसी भी एसेट की वैल्यू का कम होना अपने आप ड्यू टू इट्स कांस्टेंट यूज। आप जैसे जैसे उस चीज को इस्तेमाल करते रहते हैं वो चीज पुरानी होती रहती है और उसकी कीमत अपने आप कम होती रहती है। चाहे वो आप अपना मोबाइल ले लो, चाहे वो अपनी कार ले लो, बाइक ले लो, इन सिवाय लैंड के हर एसेट की फिक्स एसेट की वैल्यू अपने आप इस्तेमाल के साथ साथ कम होती रहती है। अगर हमने स्कूल के लिए एक जेरोक्स मशीन ली है तो कुछ दिनों बाद जब मैं उसे बेचने जाऊंगा तो वो उतनी कॉस्ट जितने में खरीदी थी उससे कम में ही बिकेगी, क्योंकि पहली चीज तो सेकंड हैंड हो गई, दूसरे भी चार बार कुछ टाइम यूज कर ली गई। तो इन कई सारे रीजन है, सेकंड हैंड हो जाना, यूज कर लिया गया तो वियर एंड टियर हो गया, पुरानी हो गई, पुराना मॉडल हो गया। तो इन सब रीजंस की वजह से जब फिक्स एसेट की वैल्यू कम होती है तो उसे डेप्रिसिएशन कहते हैं। और डेप्रिसिएशन के लिए हमें किसी को पेमेंट नहीं करनी पड़ती है, लेकिन हम अपने एसेट को डेप्रिशिएट करके दिखाते हैं, कम करके दिखाते हैं। तो इसने कहा है कि मशीनरी 10% कम हो गई है, इसका 10% निकालो। 10% निकालने का मतलब 10/100 इंटू 50,000। और किसी का 10% निकालना हो, ये फैसिलिटी सिर्फ 10% में है, तो एक जीरो कम कर दो 10% आ जाता है। 4 लिख के निकालो, 50,000 में 10%, एक जीरो कम कर दोगे तो 5,000 आएगा। 10,000 ओरल निकल जाता है। सिंपली आप एक जीरो कम कर दो, 10% आ गया। अब ये दूसरी जगह कहाँ आएगा, मैंने पेमेंट तो करी नहीं कि सैलरी की तरह कैश कम हो जाएगा, लेकिन मेरे एसेट की वैल्यू कम हो गई अपने आप, ये मेरे लिए नुकसान हुआ, इस वजह से ये कैपिटल में से माइनस कर दिया जाएगा। अब आप मेरी क्वेश्चन बना के इसे खुद कंप्लीट करेंगे।